नाजरीन, डीडी उर्दू की जानिब से मैं डॉक्टर खुर्शीद आपका यूनानी क्लिनिक में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। जैसा आपको ख़बर है कि डीडी उर्दू की ये कोशिश रही है कि वो न सिर्फ तहज़ीब और सकाफ़त की हिफाजत और उसके फ़रोग़ में काम करे, बल्कि डीडी उर्दू की यूनानी क्लिनिक के ज़रिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यूनानी मेडिसिन या यूनानी तिब के ज़रिए बहुत सारे मौज़ूआत पर बहुत सारे माहिरीन का हम ख़याल लें और तिब्ब यूनानी को घर घर तक पहुँचाएँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सैकड़ों साल पहले तिब्ब यूनानी लोगों के इलाज व मुआलजे का एक बेहतरीन तरीक़ा था। और इसी सिलसिले की आज की कड़ी में मेरे साथ हिंदुस्तान के बेस्ट टीचर अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब तशरीफ़ लाए हैं, जो कि तकरीबन 40 सालों से मरीज़ों का इलाज तरीक़े यूनानी के ज़रिए कर रहे हैं। और वैसे तो वो बहुत सारे मरीज़ों का इलाज अलग अलग अमराज के लिए करते रहे हैं, लेकिन उनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दिल्ली में इस नहज पर है कि वो जिगर के खुसूसी अमराज का इलाज करते हैं। मैं दूरदर्शन उर्दू की जानिब से प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के डीडी उर्दू की इस महफ़िल में आए। बेहद आपका इस्तकबाल करता हूं मैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे तिब्ब यूनानी का ये नज़रिया है कि तिब्ब यूनानी में जिगर को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और ख़ास तौर से जो भी हम लोग चीज़ें खाते हैं, पीते हैं, माकूल व मशरूबात हैं, वो जिगर से ही गुज़रती हैं। तो ज़ाहिर है कि जिगर पे ख़तरात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ज़रा सा आप हमारे नाज़रीन को जिगर की अहमियत तिब्बी नुक्ते नज़र से बताने की कोशिश करें। शुक्रिया डॉक्टर खुर्शीद अंसारी साहब। मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे डीडी उर्दू चैनल का, जिन्होंने अपने चैनल के ज़रिए से मुझे इंसान और ख़ास तौर से मरीज़ों की फ़ायदे की बात पहुँचाने का मौका फ़राहम किया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैंने 80 में पास किया था, उसके बाद मैंने एमडी किया। तो एमडी का टॉपिक जो मेरी थीसिस का था वो ये था कि जो टीबी के मरीज़ों को दवा दी जाती है टीबी की, वो टीबी की दवाएं जो है हीपेटोटॉक्सिक होती हैं, जो लीवर को ख़राब करती हैं। अब मजबूरी होती है कि दवाएं तो देनी हैं, तो फिर अब ये सवाल ये पैदा हो तो कैसे लीवर को भी बचा जाए और टीबी का भी इलाज किया जाए, इलाज किया जाए। तो उसके लिए हमने एज ए एडजुएंट थेरापी एक यूनानी की बहुत ही आसान सी और मुख्तसर दवा, उसका नाम है कब्दी या तिर्याके जिगर। तो हमने 2 ग्रुप बनाए थे, एक तो जो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन देते थे टीबी की, और दूसरा ग्रुप वो था मरीज़ों का जिसको टीबी की दवाओं के साथ हम अपनी यूनानी दवाएं, एक छोटा चूरन था वो सफूफ कब्दी के नाम से तिर्याके जिगर से वो देते थे। लेकिन जब हमने उनका एलएफटी कराया, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो वो ग्रुप जिसमें सिर्फ हमने टीबी की दवाएं दी थी, उसमें जिगर के अंदर वर्मी कैफियत पैदा हो गई और सीरम बिलिरुबिन हाई गया, जॉन्डिस होने लगा, मरीज़ों की भूख कम हो गई, बदहज़मी हो गई, मरीज़ कमज़ोर होने लगे। लेकिन जिन लोगों को हमने टीबी की दवा के साथ साथ यूनानी दवाएं दी थी तिर्याके जिगर के एतबार से, वो मरीज़ों को उनकी भूख भी बढ़ी और उनका गैस भी बनना बंद हो गया, और उनको कब्ज़ होता था कब्ज़ भी नहीं हुआ, और मरीज़ को यहीं पे एक सवाल और मेरे जहन में है। मैं चाहता हूं कि मेरे नाजरीन को ये बात बावर होनी चाहिए। आपने जिक्र किया जॉन्डिस का। सो क्या मैं ये जानने की कोशिश आपसे कर सकता हूँ, हमारे नाजरीन को भी समझ में आए कि जॉन्डिस का होना क्या सिर्फ जिगर की बीमारियों से वाबस्तगी है या कोई और वजह भी हो सकती है? हाँ, जिगर जो है, ये जॉन्डिस जो है 3 तरह का होता है। एक तो प्री हेपेटिक कहते हैं, एक हेपेटिक होता है, एक पोस्ट हेपेटिक होता है। प्री हेपेटिक में क्या है कि नॉर्मली जो खून हमारा आरबीसी वगैरह का डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से टूटने के बाद में ये सफरा बनता है या अगर किसी दवा या किसी जहरीली मादे की वजह से या मर्जी कैफियत की वजह से वहाँ डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगे, तो उसके बाद जो है बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से सीरम बिलिरुबिन बढ़ जाता है। उसको प्री हेपेटिक कहते हैं। एक हेपेटिक के जब लीवर के अंदर सूजन या इल्तिहाबी कैफियत खुद की बीमारी हो, जिगर की खुद की बीमारी, जी,
खुद की बीमारी है, तो उसमें जो है जिसको कहते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिन जो है अनकंजुगेटेड कंजुगेटेड बिलिरुबिन में तब्दील नहीं होता, तो जिसकी वजह से वो लीवर से नीचे की तरफ जो नॉर्मली आना चाहिए इंटेस्टाइन पर खाने को हजम करने के लिए ज़रूरी है, वो नहीं आ पाता, वो नहीं बदलता, जिसकी वजह से जॉन्डिस तो हेपेटिक। तीसरा जो है पोस्ट हेपेटिक होता है कि हमारे जो गॉल ब्लैडर या पित्ता है उसके अंदर अगर कोई रुकावट पैदा हो जाए, उस रुकावट की वजह से लीवर के अंदर बढ़ता है सीरम बिलिरुबिन और फिर जॉन्डिस हो जाता है। तो ये 3 तरह का होता है। 3 तरह का। सो माने तमाम तर जो यरकान है या जॉन्डिस है उसका बराह रास्त जिगर से कोई ताल्लुक नहीं है, जिगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, ये मैंने जैसे अर्ज किया 3 तरह का होगा। तो हम तीनों तरह के हम डायग्नोस करते हैं कि अगर पीरी हेपेटिक है लीवर से, पहले तो उसका इलाज करते हैं। अगर लीवर के अंदर कुछ स्वेलिंग पैदा हो गई है जिसको हेपेटाइटिस कहते हैं, अब ये हेपेटाइटिस मुख्तलिफ तरह का होता है। आजकल जो वायरल हेपेटाइटिस ए, इसी पे मैं आना चाह रहा था सर कि जैसे कि बीमारियों में जिगर चूँकि एक ऐसा उज़्व है, एक ऐसा आर्गन हमारी बॉडी में, जो भी खाया पिया जाएगा वहीं पर उसका इस्तेहाला, वहीं पे उसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो लीवर सबसे ज़्यादा ख़तरे पे भी रहता है। और नाजरीन ये बात आप जान लीजिए कि जितनी भी सिंथेटिक दवाएं हैं उनमें से बहुत ज़्यादा का बुरा असर जिगर या लीवर के फेल पर होता है। सो उसके लिए आपको एहतियात के साथ अंग्रेज़ी दवाओं का इस्तेमाल भी करना चाहिए और इस्तेमाल करने से पहले किसी माहिर तिब से ज़रूर राब्ता करना चाहिए। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जैसे आम तौर पे एक आम आदमी भी गांव में भी चाहे वो रहता हो, वो कहता है कि हेपेटाइटिस हो गया। सो हेपेटाइटिस का थोड़ा आप तारुफ हमारे नाजरीन को कराएं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि दौरे हाजिर में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद काफ़ी बढ़ रही है और बदकिस्मती से मैंने ये महसूस किया कि ज़्यादातर अंग्रेज़ी दवाओं का बहुत ज़्यादा रोल मैंने देखा नहीं हेपेटाइटिस के मरीज़ों में। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन तिब्ब यूनानी से इस्तेफ़ादा करें, इससे पहले हेपेटाइटिस का एक आम सा नज़रिया हम लोग जान लें। जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बीमारी के असबाब होते हैं, जो इटियोलॉजी कहते हैं या असबाब होते हैं, तो जो भी हम इसके अंदर जिगर के अंदर पैदा होती है, जैसे मैंने आपको बताया ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है, जो टीबी की दवाओं से और दूसरी दवाओं से, पैरासीटामोल वगैरह से भी होता है, बुखार की दवा। हाँ, तो हम जब डायग्नोस करते हैं तो कहते हैं ये किस वजह से हुआ है इसका, तो उन दवाओं को भी बंद कर देते हैं, ख़ासतौर से जोड़ों की दवाएँ हैं और दूसरी दवाएँ। या फिर आजकल जो देखा जा रहा है यहाँ हमारे दिल्ली में और यूपी, रामपुर और मुरादाबाद और बिजनौर, इधर से बहुत मरीज़ हमारे बिहार, बंगाल से बहुत मरीज़ आ रहे हैं जो वायरल हेपेटाइटिस, वैसे तो ये 5 तरह का था, ए बी सी डी ई, लेकिन इसमें जो सर यहीं पे एक और मुदाखलत करूंगा कि कौन सा वायरल हेपेटाइटिस ज़्यादा खतरनाक? हाँ, मैं बताऊं कि वायरल हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा खतरनाक है, चूँकि इसके ख़तरनाक होने की और भी मैं बताऊँ कि अगर इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसकी वजह से जो पहला स्टेज होता है वो सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर यानी उसके अंदर फाइबर्स टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, उसकी जो है डेंसिटी बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो खून मैदा और आंतों से जज्ब होकर लीवर के अंदर पहुंचता है वो लीवर के अंदर पहुंचना कम हो जाता है और लीवर की ताकत जो है उसको हजम करने की, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वाटर होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाती है। उस कमज़ोर पड़ने की वजह से मरीज़ के अंदर फिर कमज़ोरी लाहक हो जाती है, खाना हजम नहीं होता, गैस बनती है, कमज़ोरी मुस्तकिल, तो उसे सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। सिरोसिस ऑफ लीवर जब डेवलप हो जाता है और अस्पतालों में हमारे जाते हैं तो ये हमारी मॉडर्न मेडिसिन में लिखा हुआ है कि फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल चेंजेस, जब इरिवर्सिबल चेंजेस है तो वहाँ अस्पताल में एडवाइस किया जाता है कि अगर ये मॉडरेट फाइब्रोसिस डेवलप हो गया है तो इसको आप लीवर ट्रांसप्लांट कराएं। अच्छा सर, यहीं पे मैं आपको मुदाखलत कर रहा हूँ कि आपके पास ऐसे मरीज़ आ गए जिनको ये तशखीस की जा चुकी है कि वो वायरल हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं। जी। सो तिब्ब यूनानी में उसके मुआलजे का
क्या लेवल है कि कैसे आप शुरू करते हैं? हाँ, अब मैं आपको बना दूँ, वो हमारा बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है मॉडर्न मेडिसिन के अलावा दूसरा है। वो ये कि उसमें जो उसका टेस्ट कराते हैं हम, HbSAg, SCV और वो सारे जो लिवर फंक्शन SCVRNA, टेस्ट हैं, सारे HbVNA, एंजाइम्स अल्ट्रासाउंड और ये कराते हैं। तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन में हम एंटीवायरल देते हैं। जी जी। एंटीवायरल, उसमें हेपेटाइटिस बी के लिए अभी कोई कॉम्पिटेंट एंटीवायरल पैदा नहीं हुआ कि उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। जी जी। हाँ, हेपेटाइटिस सी में मॉडर्न मेडिसिन में जो एंटीवायरल उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। वो 3 महीने के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट का वो बिल्कुल TND हो जाता है, जदीद में। हाँ, लेकिन उसका अपने साइड इफेक्ट है। मरीज को ड्राइनेस होती है, कमज़ोरी होती है, पैल्पिटेशन होता है और दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। हमने जो यूनानी का कॉन्सेप्ट है, हमारा यूनानी का कॉन्सेप्ट है कि खून के अंदर फासिद मादा पैदा होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो ये वायरस जो है वो फासिद मादा है, यूनानी कॉन्सेप्ट है। और इस यूनानी कॉन्सेप्ट फासिद मादे को हम ब्लड को क्लीन करने के लिए फासिद मादा, उसके लिए हम दवाएं देते हैं। यूनानी नज़रिया है अमराज का, वो दरअसल बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, अखलाते अरबा जिनको हम कहते हैं, और उन्हीं फ्लूइड में किसी एक फ्लूइड्स जैसे कि खून, बलगम, सफरा, सौदा, ये सारे बेसिक फ्लूइड्स हैं बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में, बॉडी कंपोजिशन में। यूनानी का नज़रिया मर्ज़ ये है कि अगर इन्हीं अखलात में या इन अखलात में मौजूद जो मिजाज है उसमें गैर तबई कैफियत लाहिक हो जाए या फिर वो बेएतदाली आ जाए, तो उसी को हम लोग मर्ज़ कह रहे हैं। सर बता रहे हैं कि अगर जिगर के अंदर कोई इल्तिहाबी कैफियत है तो उसकी वजह किसी खिल्त के अंदर गैर एतदाली होगी या फसाद या डिरेलमेंट होगा। जी सर। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि शुरू में जो हमारे ये जो वायरस है हेपेटाइटिस बी और सी है, इसको हम फसाद खून की कैटेगरी में अपने रखते हैं। अच्छा। उसका उसूल ये है कि उसमें मुसफ़्फ़ियात दिए जाएं। हाँ। जब हमने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखकर और अपने मरीजों का इलाज किया तो उसमें हमें रिजल्ट बहुत अच्छे पाए। उस अच्छे पाने की वजह से ये था कि मरीजों सर जैसे 2-4 ऐसी अद्वियात जो आपके यहाँ या यूनानी में मुसफ़्फ़ियात के दर्जे में बयान की जाती है, बहुत सारी दवाएं हैं जिससे हमारे नाजरीन अगर वो नुकसानदेह नहीं हैं तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद वो उनके किचन में अवेलेबल हो। तो ज़रा 2-4 बहुत ही आम मुसफ़्फ़ी दवाएं बहुत सारी हैं, सैकड़ों हैं तिब में तो, लेकिन शातरा, चिरायता, सरपुका, गुलेमुंडी, संदल सुर्ख और नीम। अच्छा, ये सब इस्तेमाल की जा सकती हैं। अफसनतीन है, खुशीरी है, सारी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। तो हमने वो दवाएं देनी शुरू करी जिसकी वजह से मरीज़ों का जो SCV RNA और HBV DNA था वो भी कम हो गया और कुछ लोगों का बिल्कुल ख़त्म हो गया। जी। और जनरल कंडीशन भी पेशेंट की इम्प्रूव हो गई। तो उनके मुकाबले हमारे कई सौ पेशेंट इस पर हमारे ठीक हो चुके हैं। ये तो पहले स्टेज जो खून की ख़राबी की वजह से पैदा होता है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी। इसके बाद में दूसरा जब इसके अंदर मर्ज़ी कैफियत ज़्यादा हो जाती है तो वो जॉन्डिस होता है। उस जॉन्डिस को यूनानी में सफरावी बीमारी कहते हैं। तो उस वक्त हम मुंजिजे सफरा और मुसले सफरा वो दवाएं देते हैं जिसकी वजह से वो जॉन्डिस भी हमारा ठीक हो जाता है। नाजरीन, ये मुंजिजात सफरा से मुराद ये है कि तरीक़ा यूनानी में कुछ उसूल हैं कि हम जिन मादों का फसाद हो चुका है उनको इस काबिल बना दिया जाए कि वो जिस्म से बाहर की जा सकें। ऐसी दवाओं को हम लोग मुंजिजात कहते हैं और उनको बाहर लाने को बॉडी से एक्सक्रीट कराने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम मुसिलात कहते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं जो कि जिगर को पूरी तरह से मर्ज़ ने गिरफ्त में ले रखा है, जिससे कि अरकान या जॉन्डिस मैनिफेस्ट हो रहा है। उसमें प्रोफेसर सिद्दीकी साहब ये बता रहे हैं कि वो मुंजिजे सफरा या कोलेरोगाग अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। सर, उन 2-4 ऐसी दवाओं का भी आप नाम बता दीजिए जिससे कि पीलिया को काज करने वाला जो पिगमेंट है वो बॉडी से एक्सपेल हो जाए। हाँ, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इस तरह से ये 4 तरह की, जो एक तो पहली जो मैंने बताया कि उसको ये सुए मिजाज दमवी कहलाते हैं, दूसरे सुए मिजाज सफरावी, तीसरा एक बीमारी ऐसी है
कि वो बलगमी होती है जिसमें मरीज़ों का खून बनना कम हो जाता है और बदन के अंदर फूलापन पैदा होता है, आंखों पे तहाबुज, मुंह पे तहाबुज, रंग जर पड़ जाता है, एसाइटिस वो हो जाता है, तो उसको हम सुई मिजाज बलगमी कहते हैं। उसका इलाज करते हैं। इस वक्त जो मैं इलाज कर रहा हूँ वो सुई मिजाज सोदावी है, यानी जब ये इखलात के अंदर इतना एहतराक पैदा जाता है, सख्ती पैदा हो जाती है, तो वो हम कैटेगरी जिसको मॉडर्न मेडिसिन में सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं, जी। उस सिरोसिस ऑफ लीवर को सुई मिजाज सौदावी में रखकर हम अब इलाज कर रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 85 केसेस ऐसे हो चुके हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों से, एम्स से, सफदरजंग से, ILBS से, गंगाराम हॉस्पिटल से, अपोलो से, यूपी के बहुत सारे उससे, यानी जिनका इलाज उन्होंने कहा लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वहाँ के अस्पतालों ने एडवाइस कर दिया लीवर ट्रांसप्लांट, लेकिन मरीज़ फाइनेंशियली कमज़ोर है, डोनर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो लीवर ट्रांसप्लांट नहीं था। जो लोग यहाँ से ठीक हो गए उन मरीज़ों ने उनको बताया और वो मरीज़ हमारे पास आए। अभी भी मेरे पास कई पेशेंट यहाँ दाखिल हैं और मैं आपको फ़ाइल दिखा सकता हूँ कि फाइब्रो स्कैन जो हमारे अस्पतालों में करा जाता है उसमें नॉर्मली जो है वो 6 होता है, लेकिन अगर 8 तक हो जाए तो फाइब्रोसिस, और 8 के ऊपर हो जाए तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं। तो सिरोसिस ऑफ लीवर का, जिसका लीवर ट्रांसप्लांट ओनली ट्रीटमेंट है मॉडर्न मेडिसिन में, लेकिन हमारे यहाँ यूनानी के ज़रिए से वो फाइब्रो स्कैन रिड्यूस हो रहा है, जो कि जब मेंशन है कि फाइब्रोसिस इरिवर्सिबल चेंजेस, लेकिन हमारे पास फाइब्रो स्कैन की बहुत सारी रिपोर्ट मेरे पास इस वक्त भी मौजूद हैं कि जिनका पहले ज़्यादा था लेकिन 2-3 महीने बाद कराया तो उसका कम हो गया और लीवर फंक्शन नॉर्मल हो गए। ये सर और एसाइटिस खत्म हो गया, आप बात बता रहे हैं, एसाइटिस खत्म हो गया। तो मैं इस चैनल के ज़रिए से, DD चैनल के ज़रिए से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ऐसे मरीज़ हैं जो कि लीवर ट्रांसप्लांट को अफोर्ड नहीं कर पाते, पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है उसका ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको डोनर अवेलेबल नहीं है और उनको कोई इलाज की किरण नज़र नहीं आ रही है, तो वो लोग मजीदिया अस्पताल में रहकर हमारे इस इलाज से, यूनानी इलाज से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सर को सुन रहे थे कि मैं तो ख़ुद गवाह हूँ कि बहुत सारे वायरल हेपेटाइटिस के केसेस के जो बायोकेमिकल असेसमेंट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, या अल्ट्रासोनोग्राफी या फाइब्रो स्कैन की रिपोर्ट्स हैं, उनकी बुनियाद पर मैंने ख़ुद देखा है बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे फिजिशियंस, बहुत सारे माहिरीन हेपेटोलॉजिस्ट वो हैरत ज़दा हैं, क्योंकि जो तरीक़े यूनानी है इलाज का, ख़ास तौर से जिगर के अमराज में, वो ज़मानों से बहुत मुफीद साबित होती रही है। और सर की हज़ाकत और उनकी महारत तकरीबन 40 साल पुरानी है और उन्होंने जिगर के अमराज के इलाज को अपनी एक्सपर्टीज़ बनाया है। सो आप अगर इस तरह की बीमारियों में आपका कोई जानने वाला या कोई गरीब आदमी, कोई परेशान आदमी है, बहुत ही सनद याफ्ता इदारों में अपने आप को दिखाया और वहाँ से उसे मायूसी हाथ लगी है, तो वो जामिया हमदर्द के मजीदिया हॉस्पिटल में आके यूनानी तरीक़ा इलाज से इस्तिफ़ादा ले सकता है। सर, मैं आपसे और एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे बार बार हेपेटाइटिस होती रहेगी तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि CLD हो जाएगा, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो जाएगा, जिसका मैनिफेस्टेशन सिरोसिस के ज़रिए होगा, जिसे हम लोग, नाजरीन को मैं बता दूं, सिरोसिस का माने ये होता है कि श्रिंक कर जाएगा, लीवर श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैंड जो बनेंगे, हीलिंग बैंड, वो उसके वॉल्यूम को कम कर देंगे। जब वॉल्यूम लीवर का कम हो जाएगा तो उसकी जो काम करने की जो सलाहियत है वो जाहिर है कि हैम्पर कर जाती है, उसमें तख़फ़ीफ़ आ जाती है। सर, आपके पास ऐसे भी मरीज़ आए जिनके बारे में आपने बताया कि उनको डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था, और माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जो अभी एडमिट भी होंगे और बहुत सारे फ़ाक़ा हासिल करके अपने घरों को जा चुके। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जो ऐसे क्रॉनिक लीवर डिजीज़ के मरीज़ थे जिनको डायग्नोस हो गया था कि they are suffering from viral hepatitis and they have a very feeble future, so क्या ऐसे मरीज़ इलाज के हो जाने के बाद यूनानी के ज़रिए
वो आपके टच में रहते हैं? अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे फाइल है, ज़रा से दिखा दें। जी, ये जी, यूपी से आई हैं, ये यूपी से पेशेंट आई हैं। जी जी। देखिए मैं आपको ये दिखा दूं, इस वक्त ये अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास एडमिट हुई हैं। ये रिपोर्ट है 19 अगस्त 2019 की। ये LFT देखिए, अब इनका ये LFT बिल्कुल नॉर्मल हो गया है जी। हीमोग्राम है इस वक्त, HB इनका 11 ग्राम है। और इससे पहले मैं अभी आके फिर बोलूँगा, जब ये हमारे पास आए थे उस वक्त 8 ग्राम था। अच्छा, एनीमिया था। कितना वक्त पहले आई थी ये 1 साल पहले हमारे पास आई थी। और जब ये आई थी तो बिल्कुल उसमें स्ट्रेचर पर आई थी, और इनके बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन था, बहुत कमज़ोरी थी और हाइपोटेंशन था, और इनको भी जो है लीवर ट्रांसप्लांट वो एडवाइस कर दिया था। जी, जी, जी। लेकिन हमने एडमिट करते भी, चूँकि ये किसी ने जानने वाले ने रेफर करा था, तो मुझे हेजिटेशन हो रहा था एडमिट करते हुए कि कुछ भी हो सकता। हाँ, तो इस पेशेंट की, इनके नाम है सुखवेरी देवी, और इनकी एज है 55 ईयर्स। ठीक है, 50 ईयर्स। तो इनके बेटे लेकर आए थे, मैंने बेटे को एक्सप्लेन कर दिया इनकी के डायग्नोस जो प्रोग्नोसिस है पुअर है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। मैं मजबूरी में कर रहा हूँ आपकी वजह से, लेकिन इस पेशेंट को आपको कहीं बड़े अस्पताल लेना चाहिए। माशाल्लाह वो जी हाँ। जिंदगी। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कब की है? जो ये कल की है, ये 19 अगस्त की है। अच्छा, 19 अगस्त की है। इससे पहले की रिपोर्ट ये आपको मैं दिखा दूं। देखिए ये यूरिन की रिपोर्ट है, नॉर्मल है। जी, जी। और इनका जो है अभी फाइब्रो स्कैन कराया, इस वक्त वही फाइब्रो स्कैन 12 है, यानी मॉडरेट फाइब्रोसिस है इसमें। जी जी जी। सिरोसिस, मॉडरेट सिरोसिस है। इससे पहले 16 था, अभी मैं दिखा रहा हूँ 16। तो इनका ये क्लियर कट सबूत है और दलील है कि जो फाइब्रोसिस थी लीवर की वो कम हो गई, जाहिर है, कम हो गई। ये दोनों कि वो ट्रांसप्लांट से बच गई पेशेंट। और मैं ये दिखा, वैसे उनका जो लाइफ स्टाइल है, अब मैं आपको दिखा, मामूलात जिंदगी है। देखिए SCVRA इनका 5,03,100 था उनका। अच्छा, उस वक्त ये देखिए 16 था फाइब्रो स्कैन, ये जुलाई की है, ILBS हॉस्पिटल। जी जी जी। ये ILBS में सारे मरीज जो मेरे पास आते हैं वो पहले ट्राई करते हैं बड़े बड़े अस्पताल, जाहिर है बड़े। तो ये 16 आपके सामने है, और वो मैंने आपको कल की दिखाई 12 फाइब्रो स्कैन। इसी तरह से मैं आपको इसमें ये दिखा दूं। देखिए ये तो नाजरीन, ये एक केस है। हाँ, जो ये एडमिट है। इस तरह के बहुत सारे केसेस सर के अंडर में अभी एडमिट भी हैं, और उस पर वो रिसर्च भी कर रहे हैं। मैं कई इंटरनेशनल पेपर, जर्नल्स में सर के पेपर इस मौजू पे छपे भी हुए हैं। और चूँकि बहुत सारी जो अंग्रेज़ी दवाएं दी जाती हैं उनके साथ हिपेटोटॉक्सिसिटी या जिगर पर बहुत सारी नुकसानात होते हैं, सो तिब्बे यूनानी की तरीक़ा इलाज से या जिगर को महफूज रखने वाली या उन जिगर को क़ुव्वत देने वाली दवाएं साथ में दी जा सकती हैं। मेरा या प्रोफेसर सिद्दीकी साहब का कतई ये दावा नहीं है, कतई हम इस कोशिश में नहीं हैं कि हम मरीज़ों को ये कहें कि अगर आपको बिल्कुल ही कहीं से मायूस हो चुके हैं तो सिर्फ तिब्बे यूनानी ही आपको इलाज दे सकती है, बल्कि हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर आपके पास इलाज के मुख्तलिफ़ तरीक़ों की गुंजाइश मौजूद है, मिल रही है, तो आप ज़रूर तिब्बे यूनानी से भी इस्तिफ़ादा करें, क्योंकि ये तय है कि कोई भी एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन आज की डेट में, दौरे हाजिर में, तमाम बीमारियों का इलाज करने से कासिर है, या वो तमाम बीमारियों का इलाज पूरी तरह से नहीं कर सकता। सो जैसे आयुर्वेदा, जैसे सिद्धा, जैसे यूनानी, जैसे होम्योपैथी, जैसे मॉडर्न मेडिसिन, अलग अलग बीमारियों की कुल्ली इलाज के तरीके हो सकते हैं, या ज़रूरत इस बात की भी है कि हम कई सिस्टम ऑफ मेडिसिन को इकट्ठा करके मरीज़ की फ़लाह के लिए, इंसानों की फ़लाह के लिए एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, फिर से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि इसके अलावा जो हेपेटाइटिस के तो आप माहिर हो ही चुके हैं, जो दूसरी बीमारियां हैं उनमें और किस तरह के मरीज़ आपके क्लिनिक पे आते हैं या अस्पताल में आते हैं? अब देखिए उसमें जो बहुत सारे मरीज़ पर मैं ये बता दूं, देखिए इसकी जो है ना, मैं ये मेरे पास 20 पेशेंट की एक समरी
अभी जो ये सिरोसिस ऑफ लीवर की, जी, जी। क्योंकि ये मर्ज ऐसा है जो मुझे भी बेचैन करता है। हाँ, जाहिर है, जब कोई जाहिर है मरीज मेरे कि- पास आता तो मुख्तलिफ अस्पताल से जहां हम रेफर करना चाहते हैं वो वहीं से वो आता, वहीं से तो अब हम referred कहाँ आता है। रेफर हाँ, करें? बिल्कुल तो कि- फिर हम सोचते हैं एक इंसानी हमदर्दी की वजह से कि इंसानों को, जब हमें ये यूनानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे पास है, तो ये हर यूनानी ग्रेजुएट और हर यूनानी टीचर और हर यूनानी फिजिशियन की जिम्मेदारी है कि उस ख़जाने को निकाल कर हम उससे मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचाएँ। जी, अगर जी, वो किताबों में रखा गया तो किसी इंसान को फ़ायदा नहीं हाँ, पहुँचने बिल्कुल का। जाहिर है, जाहिर इसलिए है। कि जो भी यूनानी फिजिशियन वो हैं, उनकी जिम्मेदारी है अखलाकी और एक मॉरल और इथिकल कि हम उन लोगों को दवाएं भी प्रोवाइड करें और मेहनत कोशिश करके सही दवा तजवीज़ करें और सही तशख़ीस। तो ये मेरे पास 20 केसेस ऐसे हैं जिनका फाइब्रो स्कैन पहले बढ़ा हुआ था, जिनको एसाइटिस था, और ये दूसरी जगह के इलाज से मायूस होकर तब मेरे पास आए थे, और ये जो है मरीज़ हमारे ठीक हुए। तो इसका कहीं सर आपने रिसर्च जर्नल्स में पब्लिश हुए मेरे कई कराया? इंटरनेशनल, हाँ, कई इंटरनेशनल जर्नल में ये पब्लिश भी हुए हैं। जी, जी, अभी मैं इसी पे मेरा लेक्चर था जापान में, ओसाका में। ओके जी, ओसाका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उसी पर जो है वायरल हेपेटाइटिस, मैनेजमेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी विद यूनानी मेडिसिन, ओके। ये मेरा टॉपिक था। मैं वहाँ पर गया था। तो अभी जो है मैं सर आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हेपेटाइटिस के अलावा जो क्लिनिक्स पे या मजीदिया हॉस्पिटल में आपके पास जो मरीज आते हैं वो और कौन सी? हमारे पास जो है ये दमे के मरीज आते हैं, अस्थमा के, एज़मा के। जी, जी, जी। अब हमारे पास ज़्यादातर वही मरीज आते हैं जिसमें जो है दूसरे जगह से वो लाइलाज हो चुके थे, अब ये पूरा फ़ायदा नहीं पाता। जी, जी। तो मैंने देखा कि वो लोग जो स्टेरॉइड्स ले रहे थे, जब उनको यूनानी दवाई दी तो उनकी स्टेरॉइड्स लेना ख़त्म हो गए। अच्छा, गुड। और बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ, लेकिन पहले से उनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। इम्प्रूवमेंट भी हुआ और डोज भी कम हो गई। जैसे उसमें हम कुश्ता अबरक्सिया देते हैं, जी, जी, जी। कुश्ता वो देते हैं हम, करन लैल है ना, बहुत सारी हब्बे ज़ीक़ नफ्स है, शरबत सदूरी है, लौक सपिस्ता खाशमरी हमदर्द की, जी, जी, जी। ये दवा से बहुत फ़ायदा होता है। नाजरीन देखिए, अभी आप इसी तरह से दिल के जो मरीज आते हुए जी, जी, जी। उनको हम कुर्स फिज़ा, कुर्स जवाहर मोरा, दवाउल मिस्क, खमीर आबरेशम, जिनको सांस फूलता है चलते हुए और वो मॉडर्न मेडिसिन लेते हैं, लेकिन तो हमने देखा कि दिल के मरीज़ों में भी बहुत आराम हुआ, दमे के मरीज़ों में बहुत, लीवर के मरीज़ों में आता। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम के आते हैं, यानी जिसको जिरियान कहते हैं या प्रीमैच्योर रिजैकुलेशन कहते हैं या इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जी, जी, ऐसे मरीज़ों का भी यूनानी में बहुत अच्छा इलाज है। नाजरीन, जैसा आप सुन रहे थे, आज हमारे दरमियान प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी साहब थे, जो एक बहुत ही माहिर फिजिशियन है यूनानी के और हिंदुस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टीचर अवार्डी हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने बहुत ही हमें मालूमात दी जिससे हमारे नाजरीन इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नाजरीन से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि किसी बीमारी के लिए जब भी आपको इस तरह की दिक्कतें हों, ख़ुद से इलाज ना करें बल्कि किसी माहिर से ज़रूर रब्ता करें। सर, इसी के साथ मैं दूरदर्शन उर्दू की यूनानी क्लिनिक की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना वक्त हमें दिया। हम नाजरीन को ये बताना चाहते हैं कि हम अगली गुफ्तगू भी तिब्ब यूनानी के किसी माहिर के साथ करेंगे। बेहद शुक्रिया, थैंक यू। मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ डीडी उर्दू चैनल का कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया और अपनी बात बहुत सारे मरीज़ों को तक पहुँचाने, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और डीडी चैनल के ज़रिए से ये बात पहुँच गई, तो मैं डीडी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।